to the lecture series by EduExcel, where we will be helping you to crack various entrance exam of class 11th of Aligarh Muslim University, BHU, JMI, and these lectures are also going to help you in acing your board examinations, your internal examinations, etc. etc. So in last lecture हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ थिंग्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन पालमपुर और चीज़ें बनती कैसे हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि एक होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जस्ट अ सेकेंड एक होता है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, फिर होता है हमारा लेबर, फिर हमारा फिजिकल कैपिटल, जिसमें हमारी वर्किंग कैपिटल आती थी और हमारी फिक्स्ड कैपिटल आती थी. ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया है क्लियरली, हम लोगों ने ये वाली चीज़ देख ली है जैसे आपको बोर्ड पे नज़र आ रही होगी. कल हम लोगों ने समझ लिया था कि हाउ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिस्पॉन्सिबल. अगर मैं इनमें से किसी एक को भी निकाल दूंगा तो हमारी जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी. लेकिन बात तो विलेज ऑफ पालमपुर की हो रही है ना, बात तो अभी गांव की हो रही है. तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गांव में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गांव में क्या ही प्रोड्यूस होता होगा. सपोज करिए, आप इमेजिन करके देखिए गांव में क्या प्रोड्यूस होता होगा. यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि या तो वहाँ पे लाइव स्टॉक मतलब भेड़ बकरी भैंस गाय वगैरह चराया जाता होगा, उनसे दूध निकाला जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बटर बनाया जाता है, बेचा जाता है, खाया जाता है. दूसरा आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे लोगों की ज़मीन होती है और लोग अपनी ज़मीन में से कुछ भी उगाते हैं, लाइक गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गन्ना ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें उगाते हैं, उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और वही चीज़ खा भी लेते हैं. तो अब हमको ये देखना है कि गांव में जो जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पालमपुर में मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी क्या हो रही है, फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है. ज़्यादातर लोग जो पालमपुर के हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है. तो हमको ये देखना है कि वहाँ की फार्मिंग कैसे हो रही है वहाँ पे, क्योंकि जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है फार्मिंग के जरिए प्रोड्यूस हो रहा है और हमको देखना क्या है, प्रोडक्शन. तो अब हम देखेंगे कि फार्मिंग कैसे हो रही है पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन हो रहा है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि हम लोग पालमपुर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेजेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द विलेजेस बिकॉज द करेंट कंडीशन ऑफ इंडिया इज व्हाट द कंडीशन ऑफ पालमपुर. जो इस वक्त इंडिया की हालत है वो कैसे पता लगेगी, जब आप इंडिया के गाँव की हालत पढ़ेंगे. ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर में आता है. पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द लैंड इज फिक्स्ड. अब आपने ये टेक्स्ट तो आपने पढ़ लिया होगा, कभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या फिर शायद आप अभी भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, मतलब 75% लोग जो पालमपुर में रह रहे हैं, 75%, सपोज करो 100 फैमिलीज रह रही हैं, तो आउट ऑफ दैट 75 फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. लेकिन फार्मिंग के साथ एक दिक्कत है. फार्मिंग के साथ एक दिक्कत क्या है, सपोज करो तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे आपकी कोई फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में आप क्या बना रहे हैं, सपोज करिए आप कार बना रहे हैं, इस फैक्ट्री में आप कार्स बना रहे हैं. तो आप यहाँ पे जितना इनपुट देते जाओगे, जितना इनपुट देते जाओगे, मतलब इनपुट में क्या क्या दोगे आप, जैसे कार तो आपका आउटपुट हो गया ना, इनपुट में आप क्या क्या दोगे. लेट्स से आप यहाँ पे जितना आयरन एंड स्टील लेकर आओगे, जितने लोग लेकर आओगे, ह्यूमंस जितने लेकर आओगे, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, जो भी चीज़ अच्छी अच्छी करोगे आप, तो आपकी कार्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. आपके पास कोई और फैक्ट्री है, सपोज करो ये फैक्ट्री कार की नहीं थी, ये फैक्ट्री थी मोबाइल बनाने की. सिमिलर केस विद द मोबाइल. आप जितनी अच्छी चिप्स लेकर आओगे, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, जितने अच्छे इंजीनियर्स लेकर आओगे, इंजीनियर्स किसका पार्ट होगा, ह्यूमन का पार्ट होगा. जितनी अच्छी चीज़ें लेकर आओगे आप, उतना ही अच्छे मोबाइल आपके डेवलप होंगे. दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है
फार्मिंग के साथ। सपोज करो ये एक विलेज है। अब इस विलेज में लोग भी रहते होंगे, यहाँ पे हम लोगों के घर होंगे, रेसिडेंशियल एरियाज, यहाँ पे स्कूल भी होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी होगा, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट लैंड भी होगी, जंगल होता है ना गांव के आसपास, फॉरेस्ट लैंड भी होगी। यहाँ पे सपोज करो कुछ टेम्पल्स, मॉस्क, ठीक है, चर्च एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी होंगी। और क्या हो सकता है इस गांव में? हो सकता है इस गांव में कोई फील्ड हो जिसमें पार्क हो, जिसमें बच्चे लोग खेलते हो जाके। ये सारी चीज़ें इस गांव में होंगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर गांव में आपको मिलेंगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाकी बचा जो एरिया है, ये जो आपका एरिया बचा, सिर्फ इसी में तो आप फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि आप गांव को तो बड़ा नहीं कर सकते ना। आप कहोगे नहीं सर मैं गांव को बड़ा कर सकता हूँ कि गांव की बाउंड्री एक्सटेंड कर दूंगा, ऊपर की तरफ गांव की बाउंड्री एक्सटेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी तो कोई विलेज 2 होगा ना। अगर आप एक गांव की बाउंड्री एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो इस गांव का एरिया कम हो जाएगा ना। ये अगर आप इधर बढ़ाओगे अपना गांव तो इस गांव का एरिया कम होगा ना। पहली बात तो ऐसे गांव बढ़ता नहीं है। सपोज करो आपने बढ़ाने की कोशिश भी करी तो इस गांव का एरिया कम हो गया ना, विलेज 2 का। तो दिक्कत कहाँ पे आती है कि फार्मिंग के साथ एक बहुत बहुत बेसिक प्रॉब्लम है फार्मिंग के साथ। जैसे आप कुछ और चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे के अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो, लेकिन फार्मिंग के साथ क्या दिक्कत है कि जमीन पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। और जमीन के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है दैट लैंड इज फिक्स्ड। आई क्लियरली रिमेम्बर एक शो आता था व्हेन आई वाज स्मॉल, डोरेमोन नाम था उसका, सब लोगों ने मतलब नाम तो सुना ही होगा उसका। तो उसमें उसके बाद एक गैजेट होता था जिससे वो जमीन बढ़ा दिया करता था, मतलब वो एक स्वीपर की तरह, एक जैसे आप वाइपर होता है ना, जैसे घर में वाइपर करते हैं, उस वाइपर की तरह वो स्वीप करता था और जमीन बढ़ जाती थी। तो आई यूज टू थिंक कि अगर ऐसा होता तो लोग सब अपनी अपनी जमीन बढ़ा लिया करते, बट द प्रॉब्लम इज कि पालमपुर के पास ना डोरेमोन है ना वो गैजेट है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है पालमपुर के साथ कि लैंड इज फिक्स्ड। तो अगर लैंड इज फिक्स्ड है तो हाउ विल दे प्रोड्यूस मोर? जाहिर सी बात है लैंड इज फिक्स्ड। तो अगला क्वेश्चन जो हमको एड्रेस करना है इस वाले चैप्टर में वो यही एड्रेस करना है कि व्हेन लैंड इज फिक्स्ड, जस्ट अ सेकंड, व्हेन लैंड इज फिक्स्ड सो हाउ विल वी प्रोड्यूस मोर विद द सेम लैंड? अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना लैंड इज फिक्स्ड, इसने आपको पूरा यहाँ पे समझाया, जो भी इसने आपको बताया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लैंड इज फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन उसने जो पूछ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज देयर अ वे जिस 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 जरिए से कोई भी इंसान उस सेम जमीन पे से ज्यादा उगा सकता है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? कैसे हो सकता है? अब उसने एक कंडीशन दे दी आपको, पहले से ही चैप्टर में एक कंडीशन दे दी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन मतलब बारिश वाला सीजन, उसमें खारिफ क्रॉप उगाते हैं। अब अगर आप लोगों को बैकग्राउंड पता है खारिफ क्रॉप का तो ठीक है, वरना मैं छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। खारिफ क्रॉप में पानी बहुत ज्यादा लगता है। खारिफ क्रॉप्स बेसिकली पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, इसी वजह से उन्हें रेनी सीजन्स में उगाया जाता है। तो बता रहा है कि खारिफ क्रॉप्स उगा लेते हैं वो रेनी सीजन्स में, लाइक ज्वार बाजरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा कह रहा है कि वो अक्टूबर दिसंबर के बीच में पोटैटो उगा लेते हैं। विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन मतलब जब ठंड आती है तो राबी क्रॉप्स उगा लेते हैं, जैसे कि वीट, वीट इज अ राबी क्रॉप। और कह रहा है बाकी उन्होंने थोड़ी सी जगह में अपना ये गन्ने का प्रोडक्शन कर रखा है, वेयर इट इज रिटन शुगर केन, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज डिवोटेड फॉर शुगर केन, जिसको वो लोग बेच देते हैं। तो कह रहा है कि मेन रीजन क्या है कि जो ये लोग हैं पालमपुर के किसान लोग हैं ये इतना ज्यादा क्यों उगा पा रहे हैं? इसका बेसिक रीजन ये है कि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इन लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। जब बिजली आती है तो बिजली से पानी का पंप चला के खेतों में पानी लगा देते हैं, जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आपने साल में एक खारिफ क्रॉप उगा ली, एक राबी क्रॉप उगा ली, आपने बीच में कुछ गन्ना वगैरह भी उगा लिया, लेकिन लैंड तो अभी भी फिक्स्ड है ना, तो आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? आप उतना ही तो उगा पाओगे गेहूं, उतना ही चावल उगा पाओगे, उतना ही शुगर केन उगा पाओगे, तो हाउ विल दिस प्रोडक्शन इंक्रीज? इसका आंसर हमारे पास है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका जो हमेशा से लोग करते आए उसको कहते हैं द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। क्या है वो? मल्टीपल क्रॉपिंग। जब आप एक जमीन पे एक से ज्यादा बार क्रॉप उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। जो अभी आपने देखा कि यहाँ पे भी मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही थी, तो वही मल्टीपल क्रॉपिंग कि सपोज करो यार मेरे मेरे पास मैं एक किसान हूँ, मैं चावल उगाता हूँ, तो मैंने जब चावल का सीजन आया, खारिफ सीजन आता है बारिश वाला सीजन,
मैंने क्या किया, मैंने चावल उगा दिए। ठीक है, अब चावल उगाने के बाद चावल उग गए, चावल कट के बेच बेच दिए मैंने। अब मैं खाली बैठा हूँ पूरे साल, क्योंकि अब मुझे कुछ उगाना ही नहीं आता। तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, जब सपोज करो जब आपके चावल बिक गए कटने के बाद, तो आप दूसरी फसल उगा लो वहाँ पे, वो बेच के काट के खा लो, फिर दूसरी फसल उगा लो, फिर थोड़े दिन बाद फिर चावल का सीजन आ जाएगा, फिर चावल उगा लेना। दिस इज मल्टीपल क्रॉपिंग, कि आप ज्यादा डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं, जिससे कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है। अब आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका जिस दे देता हूँ। क्या होगा ना, सपोज करो मैं एक किसान हूँ, मैंने गेहूं उगाया, और वो गेहूं सिर्फ इतना था कि मैं उसको उगा के पूरे साल का पेट भर सकता हूँ अपनी फैमिली का। तो मैंने गेहूं उगाया, उससे आटा लिया और अपनी फैमिली का पूरे साल पेट भर दिया। लेकिन उसके अलावा भी तो किसी की ज़रूरतें होती हैं। सपोज करो सिर्फ पेट भरना इज़ नॉट अ ज़रूरत ना। आई हैव टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल्स। एक गांव में जो किसान है, उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। सपोज करो उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको इलाज करवाना है, उसको शादी में कपड़े सिलवाने हैं जैसे हम और आप सिलवाते हैं, ठीक है, उसको फेस्टिवल्स पे कपड़े सिलवाने हैं। तो वो नीड्स कैसे पूरी होंगी? आपने गेहूं उगाया, वो तो आप पूरा खा गए एक साल का। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि आप जब गेहूं उगा के अपने पूरे साल का रख लो, उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन आए किसी और क्रॉप का, तो आप वो क्रॉप उगाओ, लेट से चावल उगाओ, और जो भी चावल आपको मिले वो आप ले जाके मार्केट में बेच दो। उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उससे आप अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकते हो, उससे आप अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ भी दे सकते हो, उससे आप उनके डिफरेंट डिफरेंट शौक होते हैं, किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को अच्छा खाना खाने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है। ये सारी चीज़ें आप उनकी फुलफिल कर सकते हो। दिस इज नॉट रिटन इन दिस इज आई एम टेलिंग यू, दिस इज वॉट आई से कि रीड बिटवीन द लाइन्स, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं। आप खुद सोचिए, लोग क्यों चाहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग करना? खुश है ना कि गेहूं उगाया, साल भर का खा गए और एकदम लाइफ कट गई। लेकिन नहीं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स भी होती है। तो एक तरीका तो हमें पता लग गया कि एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा कैसे उगाया जा सकता है, इज बाई डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड पॉइंट है कि एक पीस ऑफ लैंड पे, अच्छा बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि जो इंडिया में टोटल लैंड थी, उसमें से कितनी लैंड कल्टीवेशन के अंडर में आ रही है, मतलब जिसपे खेती हो रही है। देखो यहाँ पे बता रहा है 1950 में सिर्फ 129 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड थी। अच्छा देखो, कोई भी एंट्रेंस आप देने जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि 2011 में 2014 में कितनी लैंड कल्टीवेबल थी। दिस इज वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन। लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी सवाल आ जाता है, वो उसमें सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप उसमें वो बता सकते हो कि देखो 1950 में सिर्फ 129 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन थी जिसमें हम खेती किया करते थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, वो जमीन भी बढ़ती चली गई। अब हम प्रेजेंटली 155 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे खेती कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? जमीन कैसे बढ़ गई? सर अभी तो आप कह रहे थे जमीन इज फिक्स, लैंड इज फिक्स, तो लैंड कैसे बढ़ गई? देखो लैंड नहीं बढ़ी है, वो लैंड बढ़ी है जिसमें हम खेती कर सकते थे। पहले 129 मिलियन हेक्टेयर थी, तो हो सकता है लोगों ने अपनी जमीन खाली छोड़ रखी हो, कोई ऐसी जमीन हो जिसपे खेती हो सकती है, फार्मिंग हो सकती है, लेकिन लोगों ने वो जमीन खाली छोड़ रखी थी। अब लोगों ने को जब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हमें और उगाने की जरूरत है, और उगाने की जरूरत है, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए हमको, और हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, हमें खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए, तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी जो जमीन के साइड में उन्होंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, उस पर उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। या फिर उनकी कोई ऐसी जमीन पड़ी हुई थी, ऐसा प्लॉट पड़ा हुआ था जिसपे ना ही खेती होती थी, ना ही घर बना हुआ था, वो वेस्ट था बिल्कुल, उन्होंने उस पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। हो सकता है कुछ ऐसी गवर्नमेंट की जमीन थी जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी, जंगल बनी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने वो किसानों में बांट दी और कहा इस पे खेती करो। इस तरीके से क्या हुआ, एरिया अंडर कल्टिवेबल लैंड बढ़ गया। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल क्रॉपिंग से आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अब देखिए हुआ क्या, जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, और इसी स्टोरी में आपका कॉन्सेप्ट भी है। 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे पास खाने के लिए इतना भी नहीं है कि हम अपनी जनता, अपने लोगों का पेट भर सकें। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों है। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें किसी ने बताया कान में आके कि ऐसा इसलिए है सर
क्योंकि हम इतना उगा ही नहीं रहे हैं जितना हम खा पाएँ। तो उन्होंने कहा यार अगर हम इतना उगा नहीं पा रहे हैं जितना हम खा पाएँ, तो खुदा न खास्ते किसी सीज़न में बारिश नहीं हुई, किसी सीज़न में कुछ नहीं हुआ, तो हम भूखे मर जाएँगे फिर। हमारे पास सरप्लस में तो कुछ था नहीं, हम जो उगाते थे वो खा लेते थे। हमारे पास ये भी नहीं था कि अगर हम सपोज़ करो 1 साल कुछ ना उगाएँ, तो हमारे पास इतना खाना हो कि 1 साल तक हम 2 साल तक खा लें, ऐसा हमारे पास था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब इसका क्या क्या करा जा सकता है? तो किसी ने उनको कान में आके बताया कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब तब तो एनसीईआरटी नहीं थी, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। किसी ने उनको आगे बताया सर एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि लैंड इज फिक्स्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा लैंड इज फिक्स, लैंड तो बढ़ा ही नहीं जा सकती, फिर हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उनसे किसी ने कहा कि सर मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार मल्टीपल क्रॉपिंग कर लोगे, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग से इतना थोड़ी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन की, ये थोड़ी नहीं ट्रिपल टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा प्रोडक्शन, थोड़ा सा ही तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर एक साहब आते हैं, MS स्वामीनाथन, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। वो आते हैं और वो कहते हैं सर मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ लेकर आया हूँ, एक इसका नाम है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई का मतलब तो आपको पता है, यील्डिंग कहते हैं उपज को, मतलब जो भी उसमें से निकल कर आ रहा है, यील्ड जो हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। हाई यील्डिंग वेराइटी थी सीड्स की। इनकी खासियत ये थी कि ये सीड्स जो थे साहब, ये सीड्स जैसे आप सपोज करो नॉर्मल पीस ऑफ लैंड था, इतना बड़ा लैंड था, इस लैंड पे आपने नॉर्मल सीड्स डाल दिए और आपको यहाँ से 100 किलो कुछ भी मिल गया, चावल गेहूँ 100 किलो मिल गया आपको। लेकिन अगर आप इसमें HYV सीड्स डाल देंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 500 किलो। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 300 किलो भी मिल सकता है और 600 किलो भी मिल सकता है, मतलब आपकी यील्ड बढ़ा देंगे। अब ज़मीन पे भी डिपेंड करेगा ना, ज़मीन कैसी है। HYV सीड्स डाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब आप कहेंगे सर सारी प्रॉब्लम सॉल्व, HYV सीड्स आ गए मार्केट में, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो HYV सीड्स डालो और फॉरेन प्रोडक्शन करना शुरू कर दो और ज़्यादा ज़्यादा उगाएंगे। HYV सीड्स के साथ क्या दिक्कत है? दिक्कत भी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं इसकी एक खासियत भी है, दैट HYV सीड्स जब मार्केट में आए तो इसको हमने प्यार से कहना शुरू करा पैकेज टेक्नोलॉजी। अभी टर्म इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछ सकता है। पैकेज टेक्नोलॉजी, पैकेज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? गवर्नमेंट ने कहा HYV सीड्स डालिए और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए। वेरी गुड सर, बहुत आसान काम है। लेकिन HYV सीड्स के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जब आपको HYV सीड्स डालने हैं तो आपको उसमें जितना आप पहले इरिगेशन कैसे करते थे, देखो हिंदुस्तान इरिगेशन का मतलब पानी डालना। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास ऐसा तो था नहीं हर घर में ट्यूबवेल, हर गांव में ट्यूबवेल है। तो इंडिया किस पे डिपेंडेंट रहता है? रेन। इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चर है, जितना भी इंडिया में, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है बाय द वे, जो मैं बता रहा हूँ। रेन फेड एग्रीकल्चर है इंडिया का, रेन फेड मतलब पानी से ही इंडिया को एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है। अब HYV सीड्स के साथ ये दिक्कत थी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगाना था। आप सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि बारिश आएगी तो पानी लगा दूंगा, बारिश नहीं आएगी तो फसल खराब हो जाएगी। HYV सीड्स के साथ ये दिक्कत थी, ये पैकेज टेक्नोलॉजी लिखा है मैंने। पैकेज का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ HYV सीड्स नहीं लगाने हैं उसमें, आपको उसमें प्रॉपर इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन मतलब प्रॉपर पानी चाहिए उसमें, और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि ये सीड्स की रिक्वायरमेंट थी कि जब तक आप इन्हें बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं दोगे आपको रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप खेत में बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हो, बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हो, तो वहाँ पे एक बेसिक दिक्कत आती है कि वहाँ पे कीड़े उगना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? पेस्ट। अब आपको पेस्टिसाइड भी चाहिए उन कीड़ों को मारने के लिए, चाहिए पेस्टिसाइड भी चाहिए आपको। तीसरी किस चीज़ की ज़रूरत थी? अगर आपको HY सीड्स को काम करना है तो इस पैकेज में आता था आपका फर्टिलाइज़र, आपको फर्टिलाइज़र भी लगाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इतना सा उगाते थे तो आप जाते थे अपने घर वालों को लेके और फसल काट के ले आते थे। अब आप इतना सारा उगा रहे हो, अब आप अपने घर वालों को लेके जाओगे फसल काटने के लिए तो आपको ज़माना लग जाएगा वो फसल काटने के लिए। और फिर जब आप काट के लाओगे फिर आपको उसको फसल को इकट्ठा करना होगा, फिर ट्रक में रख के भेजना होगा बेचने के लिए। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी मॉडर्न टूल्स की, मॉडर्न टूल्स जिनसे आप जल्दी कटाई कर सको। सपोज करो आपको पेस्ट छिड़कना है तो आप जल्दी पेस्ट छिड़क सको, जल्दी फर्टिलाइजर छिड़क सको।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जल्दी पानी लगा सको तो उसके लिए, पानी के लिए आपको, इरिगेशन के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ी, आपको ट्यूबवेल्स की ज़रूरत पड़ना शुरू हुई कि भाई ट्यूबवेल्स होने चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। पेस्टिसाइड के लिए आपको छिड़कने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी, फर्टिलाइजर के लिए भी आपको छिड़कने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी। मॉडर्न टूल्स जैसे कि ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ने लगी आपको। अब ट्रैक्टर्स लेके ही तो आप खेत में जाते हो ज़मीन को फ्लैट करने के लिए, और उसको काटने के लिए, फिर उसको थ्रेश करने के लिए, जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। अब अब सपोज करो आप, मैंने आपको इतनी सारा ये ज्ञान दे दिया, दूसरे HIV सीड्स भी महंगे थे, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। सपोज करो मैं गरीब किसान के पास गया है ख्वाब लेके कि देखो ये HIV सीड्स हैं और इनसे तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ा के अमीर हो जाओगे। उसने ख्वाब देख लिया, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि ख्वाब की रियलिटी क्या थी। उसको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने ख्वाब को सच करने के लिए। अब इमेजिन करके देखो, किस किसान के पास इतना पैसा होगा कि वो फॉरेन ट्यूबवेल लगवा ले अपने खेत में, वो फर्टिलाइजर छिड़कने की मशीन ले आए, वो फर्टिलाइजर खरीद के ले आए, वो पेस्टिसाइड खरीद के ले आए, वो ट्रैक्टर खरीद के ले आए, मॉडर्न टूल्स खरीद के ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता था तब जब किसान ऑलरेडी अमीर होते हैं, किसानों के पास ऑलरेडी पैसा होता, तो वो HIV सीड्स वाली टेक्नोलॉजी को अपना लेते और बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर देते। तो क्या कुछ किसान अमीर थे इंडिया में जिन लोगों ने ये काम कर पाए थे? कुछ किसान इंडिया में ऑलरेडी पैसे वाले थे, एंड दोज पीपल, दोज किसान वर फ्रॉम द एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बाकी बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन जगह पे ये काम नहीं करता। कहाँ काम किया इसने? जब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन, इसी को बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, HIV सीड्स को लाना ही इस ग्रीन रिवोल्यूशन है, और ये 1960 में हुआ था। ये सारे फैक्ट्स तो आप पढ़ लोगे टेक्स्ट में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये लोग ऑलरेडी किसान अमीर थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी। मैंने आपको पालमपुर के पार्ट लेक्चर 1 में बताया था, उसमें था ना कि कुछ अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उन अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास ज़्यादातर ज़मीन है, और जो लोअर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। तो बेसिकली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वही अपर कास्ट लोग मौजूद थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी। अब जिनके पास ऑलरेडी ज़्यादा ज़मीन थी, ऑलरेडी ज़्यादा अमीर थे, और उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा था, और देयरफॉर उन्होंने HIV सीड्स और ये पैकेज टेक्नोलॉजी जो थी इसको अपनाया। फर्टिलाइज़र भी उन्होंने यूज़ करे, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स भी यूज़ करे, पेस्टिसाइड भी यूज़ करे, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज़ करी, एंड देयरफॉर दे वर एबल टू प्रोड्यूस हाई प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, ये लोग पहले से अमीर थे पहले से अमीर। अब जब HIV सीड्स आए, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन से घबराओ नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ HIV सीड्स का आना ही ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इन लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन को अपनाया, और उसके बाद इन्होंने और ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करके इन्होंने उस ज़्यादा प्रोड्यूस को क्या करना, जो खाने का होगा वो घर में रखा होगा, बाकी सब बेच दिया होगा। तो इन्होंने सारा सब कुछ बेच दिया, तो ये जो अमीर लोग थे ये और अमीर होना शुरू हुए। और ऑब्वियसली जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जिनके पास पैसे नहीं थे मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स खरीदने के, फर्टिलाइजर खरीदने के, वो जैसे गरीब थे, या तो वो उतने ही गरीब रहे होंगे या वो और गरीब हो गए होंगे, और जो अमीर थे वो और अमीर होना शुरू हो गए। यही आप जब बड़े होके पढ़ोगे, जो भी आप लोग, जो लोग मतलब ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आगे, कि आपको ये पता लगेगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन को क्रिटिसाइज भी इसीलिए करा जाता है। अभी आपको लेकिन ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ खुश रहना है इतना ही सुन के। तो जो मैंने आपको बताया सब वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पालमपुर में जो पहले वीट उगाया करते थे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पहले 1300 किलो मिलता था पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन थी, उससे 1300 किलो ही निकल पाता था सिर्फ आपके पास। ठीक है, गेहूँ। अब क्या होने लगा है, अब 3200 kg पर हेक्टेयर मिल रहा है, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ करें। अब पालमपुर के किसानों ने क्यों यूज़ कर लिए होंगे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स? मैंने आपको बताया था पालमपुर एक डेवलप्ड गाँव थे, पालमपुर में हाई स्कूल भी था, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी, अमीर लोग भी रहा करते थे, ईंटों के बने हुए घर भी थे। तो उन्होंने HIV सीड्स यूज़ करे, और HIV सीड्स यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ उनको, कि जो पहले 1300 kg वो उगाया करते थे पर हेक्टेयर, अब वो 3200 kg उगा रहे हैं। तो लगभग आप देख सकते हो 3 टाइम्स तो हो ही गया, लगभग 2.5 गुना
उनकी उपज बढ़ गई। अब सपोज करो पहले वो 1300 किलो में खुश थे, 1300 किलो उगाते थे, खा लेते थे। अब जो बाकी का एक्स्ट्रा उग रहा है उसके साथ क्या करेंगे, वो जो बाकी का एक्स्ट्रा उगेगा उसके साथ वो उसको बेच देंगे बराबर वाले शहर में, बराबर वाले गांव में ले जाके, और उससे पैसे कमा लेंगे। तो ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब सपोज करो जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, अगर आप उस लेक्चर के बारे में अब आपको ये जानना है कि आपको समझ में आया है नहीं आया, तो द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप ये पढ़ के देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग इन मॉडर्न फार्मिंग। मैंने आपको बता दिया मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, एक जमीन पे कई फसलें उगाई जाती है। मॉडर्न फार्मिंग में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स एक्सेट्रा, ये सब इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक। अब वो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उनको करने के लिए ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट है किसानों को। क्यों है, मैंने आपको बता दिया ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट, कैसे वो ट्रैक्टर खरीदेगा, कैसे वो पेस्टिसाइड खरीदेगा, कैसे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ खरीदेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है फार्मर, अगर फार्मिंग करेगा तो क्या वर्किंग कैपिटल लगेगी फार्मिंग करने में। पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, जो कि आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल, जिससे आपका काम चलता है, वर्क करता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या क्या हो गई, मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था, चाय बनाने के लिए दूध की ज़रूरत है, पत्ती की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, ये सारी वर्किंग कैपिटल है। खेती करने के लिए किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, आपको सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है। पता लग गया ना आपको, ये दिस इज वर्किंग कैपिटल, ऑलराइट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है विल दी लैंड सस्टेन, विल दी लैंड सस्टेन करने का क्या मतलब है, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट है विल दी लैंड सस्टेन। विल दी लैंड सस्टेन का क्या मतलब है, लैंड सस्टेन, लैंड सस्टेन का मतलब होता है वैसा ही रहना, जैसा था वैसा ही रहना, विल द लैंड सस्टेन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है इसने कि विल द लैंड सस्टेन। अब सपोज करो एक पीस ऑफ लैंड थी, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये मैं सोचना कि सर बाउंस कर रहा है, एक बार हल्के से समझने की कोशिश करना। अब इस जमीन के नीचे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट समझते हैं आप, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे ना, जिनसे फसल उगती है, जो जो कि खेती में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे इस जमीन के नीचे। अब देखो पहले किसान क्या किया करता था, थोड़ा थोड़ा उगाया करता था, थोड़ा सा उगाया, थोड़ा सा उगाया, इतने न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर लिए ज़मीन के। यहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी होता होगा न्यूट्रिएंट जो भी लगते हैं यार। सपोज करो किसी फसल को चॉकलेट पसंद है, मजाक में कह रहा हूँ, चॉकलेट पसंद है किसी फसल को, यहाँ पे चॉकलेट है, तो थोड़ी सी चॉकलेट खा ली उस फसल में, ठीक है। आपने यहाँ से पानी निकालते थे आप थोड़ा सा, ये हमारी ग्राउंड वाटर टेबल थी, ये सब पानी था, ये सब पानी है, तो आप थोड़ा सा पानी निकाल के अपने खेत में डाल दिया करते थे, थोड़ा सा, इतना पानी यूज़ कर लिया करते थे, ठीक। बहुत बढ़िया चल रहा था। अब आया ग्रीन रिवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, अब आपको ज़्यादा ज़्यादा उगाना है, अब आप उगा रहे हो ज़्यादा ज़्यादा। तो अब ये जो फसल उगेगी आपकी, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाएगी ना, क्योंकि इसको ज़्यादा उगना है, तो ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाएगी। यहाँ पे आपके बराबर में ही सपोज करो पानी है, पहले आप सिर्फ इतना पानी यूज़ करते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं, HIV सीड्स, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो अब आप इतना पानी इस्तेमाल करोगे, आप ज़मीन का सारा पानी ले जा रहे हो, और ले जाके उस पानी को कहाँ, यहाँ छोड़ दे रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर इसी ज़मीन पे आप, ये जो आपकी ज़मीन है, सॉइल है, इस पर आप फर्टिलाइज़र छिड़क रहे हो, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र हो या फिर पेस्टिसाइड हो, कुछ भी हो, क्या है, सब केमिकल है ना। केमिकल का क्या होता है, केमिकल सॉइल पे जब गिरता है तो सॉइल की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी सॉइल होती है ओरिजिनली, उसको चेंज करता है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है इसका, आप बालों में जेल लगाते हो, आप चेहरे पे फेयरनेस क्रीम क्रीम लगाते हो या लगाती हो, तो आपके चेहरे को बदल देती है ना फेयरनेस क्रीम। और कुछ कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनका रिएक्शन होता है, आपकी स्किन खराब भी हो जाती है, आपके बाल खराब भी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते। तो जो हमारी सॉइल है, ये हमारे अर्थ की स्किन ही तो है, ये हमारे अर्थ के बाल ही तो है, स्किन ही तो है, ग्रास बाल है, और जो सॉइल है वो स्किन ही तो है हमारी। उस पर जब आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़कोगे तो ऑब्वियसली उसकी हालत डिटोरिएट होगी ना, उसकी हालत खराब होगी, डिटोरिएट मतलब खराब होगी। तो पूछ रहा है कि विल दी लैंड सस्टेन,
अब खुद सोच के बताओ कि लैंड चल पाएगी अगर तुम जिंदगी भर ऐसे ही HYV सीड्स लगाते रहे, खूब सारा पानी निकाल के जमीन पे डालते रहे। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट में तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ कि ज्यादा पानी डालने से क्या होता है। कभी आपने देखा है ज्यादा बारिश हो जाती है गाँव में या फिर मिट्टी वाले इलाके में, तो इलाका दलदली सा हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाती है वहाँ पे। खेतों के साथ भी वही होता है। खेतों में जब आप ज्यादा पानी डालोगे जरूरत से ज्यादा, तो वो भी दलदल जैसा बन जाएगा ना। फिर उसमें आप कुछ नहीं उगा सकते, वो खराब हो जाएगी जमीन। आप उसमें फर्टिलाइजर डालोगे, केमिकल डालोगे, पेस्टिसाइड डालोगे, वो जमीन भी खराब हो जाएगी। तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी लैंड सस्टेन। इसलिए अब टाइम आ गया है कि हमको ध्यान से सोचना चाहिए कि जो हम अपनी ज़मीन के साथ कर रहे हैं, जो हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जितना वो ज़मीन हमको दे सकती है निकाल के फसल, उतनी वो दे रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती, अब हम पता लग गया ना। देखो, इंसान की यही तो क्वालिटी है। अब हमको पता लग गया कि ज़मीन से HYV सीड्स डाल के ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकता है, तो हम कह रहे हैं कि और ज़्यादा सीड्स डाल के तो और ज़्यादा निकल आएगा। हमको पता लग गया कि इरिगेशन करके ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो हम कह रहे हैं कि और ज़्यादा पानी डाल के और अच्छी ज़्यादा ग्रोथ कर लो। फर्टिलाइजर डाल के अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, और ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल के और अच्छी ग्रोथ कर लो। ऐसा नहीं होता ना। एक कहावत है इंग्लिश में, टू मैनी शेफ स्पॉइल्स द रेसिपी। मतलब ज़्यादा अगर बावर्ची एक रेसिपी पे लगा दोगे तो फिर वो खाना ख़राब कर देते हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत है कायदे में, आपको उतना ही ज़मीन से उगाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 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 उगा रहे हैं, क्योंकि हमको लालच आ गया है कि जितना आ जाएगा उतना हम खा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बेच बेच के पैसे कमा लेंगे। और पैसे तो किसको नहीं चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन है, विल द लैंड सस्टेन? ऑब्वियसली लैंड विल नॉट सस्टेन। इसलिए हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा अपनी ज़मीन का। हमको थोड़ी सी प्रैक्टिसेस, जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि हम हर वक्त फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। हम कभी कभी ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे कि गाय का, भैंस का जो गोबर होता है, बायोमास जो होता है, उसको डालें। डेड प्लांट्स होते हैं, उसमें से हमें बायोमास मिलता है, वो हम खेतों में लगाएं। मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, सो दैट केमिकल्स हम ज़्यादा ना लगाएं। और इरिगेशन भी, हम ऐसा नहीं है कि इरिगेशन इतने पानी की ज़रूरत है तो हमने इतना पानी डाल दिया। जितने की ज़रूरत है उतना ही पानी डालें, सो दैट हमारी ज़मीन सस्टेन कर पाए। क्योंकि अगर ये ज़मीन ही नहीं रहेगी तो उसमें से उगेगा क्या, और फिर हम खाएंगे क्या, और फिर हम जिंदा कैसे। ओके, सो वी आर कॉलिंग ऑफ दिस लेक्चर एज ऑफ नाउ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ज़मीन डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच, किसके पास कितनी ज़मीन है, और ये ज़रूरी क्यों है, ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, क्योंकि इसका बहुत असर पड़ता है। और इसके आगे हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।